हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये रिवीजन सीरीज़ का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रकाश पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, अपने पहले प्रश्न की ओर आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों रहेगा, देखिएगा, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण क्या है। अर्थात दोस्तों पूछा जा रहा है कि सूर्योदय से थोड़ा पहले समय तक और सूर्यास्त के थोड़ा बाद समय तक सूर्य हमें दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसी अपवर्तन के कारण सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त से 2 मिनट बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। ऐसा किस कारण से होता है? ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति अथवा क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगी। तो देखिएगा दोस्तों, शक्ति या क्षमता का आपका फार्मूला होता है P बराबर 1/f तथा एक फार्मूला होता है P बराबर 100/f। तो 1/f कब लगाएंगे? जब f का मान मीटर में दिया रहेगा। 100/f कब लगाएंगे? जब f का मान सेंटीमीटर में दिया रहेगा। तो यहाँ पे f का मान, फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे कर देंगे 100/50। तो ये आ जाएगा दोस्तों 2 प्लस का 2 डायोप्टर, क्योंकि लेंस के क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और हमारा आंसर आया है 2, तो प्लस का 2 होगा। प्लस क्यों लेंगे दोस्तों? क्योंकि यह उत्तल लेंस है। तो अगर फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी तो उसकी क्षमता 2 डायोप्टर होगी, प्लस की 2। चलिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। यदि परावैंगनी, दृश्य तथा अवरक्त किरणों के तरंग दैर्ध्य क्रमशः लैम्डा यूवी, लैम्डा वीआईएस तथा लैम्डा आईआर से दर्शाए गए हैं, तो इन तरंग दैर्ध्यों के बीच सही संबंध क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सही संबंध आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य इंफ्रारेड की होगी, उसके बाद विजुअल की होगी तथा सबसे लास्ट में अल्ट्रावायलेट की होगी। तो आपका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होगी। तो न्यूनतम दूरी पूछा है दोस्तों, और कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो देखिएगा दोस्तों, उत्तल लेंस की अगर बात करें तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया। यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, इधर भी एफ हो जाएगा, सी हो जाएगा और इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम कोई भी वस्तु इनफाइनाइट पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो यहाँ पे दूरी बहुत हो गई, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितना। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि एफ पर अगर एफ दूरी पर रखते हैं, एफ पर रखते हैं तो इनफाइनाइट होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी। तो दोगुनी की अगर बात करें तो कि अगर मान लो दोगुनी यहाँ पर है, यहाँ से 1 गुना, यहाँ से 2 गुना, तो अगर 2 गुना पर रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका सी पर ही प्राप्त होगा, जो कि 4 गुना हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गलत है, जबकि ऑप्शन सी आपका सही है दोस्तों। क्योंकि अगर हम सी पर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। तो यहाँ पे 1 गुना, 2 गुना और ये 3 गुना, ये 4 गुना, यानी फोकस का 4 गुना हो जाएगा। तो यही आपका आंसर सही है। चलिए पांचवें प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या गमन करती है तो कौन सी परिघटना होती है। तो देखिएगा दोस्तों, हमको प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराना है। तो यहाँ पे आपका सघन है और यहाँ पे आपका विरल है। तो सघन से प्रकाश किरण आएगी, कहाँ जाएगी? विरल में। सघन का मतलब बहुत ज़्यादा डेंस, बहुत ज़्यादा घना। तो जब बहुत ज़्यादा घना होगा तो प्रकाश की किरण धीमी होगी, लेकिन जब विरल में प्रवेश करेगी, विरल का मतलब कम घना, कम डेंस। तो जब कम घनत्व है
तो यहाँ पे घनत्व कम है तो प्रकाश की किरण जो प्रकाश की किरण होगी अधिक तेज हो जाएगी, यानी उसकी चाल बढ़ जाएगी। जब चाल बढ़ जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों कि चाल बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो यही आपका देखिएगा ऑप्शन कौन सा है, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। सघन से विरल में जाने पर इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। चलिए छठवें प्रश्न में आते हैं। छठवां प्रश्न आपका है दोस्तों, हमें हरी घास हरे रंग की क्यों दिखाई देती है। तो देखिएगा दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उस पर प्रकाश किरणें पड़ रही हैं, तो प्रकाश किरणें पड़ रही हैं यानी सातों रंग पड़ रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जिस कलर का परावर्तन करेगा, जिस रंग का परावर्तन करेगा, ये ऑब्जेक्ट उसी रंग का दिखाई देगा। अगर ये हरे रंग को परावर्तित करेगा तो ये हरा दिखेगा। अगर लाल रंग को परावर्तित करेगा तो लाल दिखेगा। अगर पीले रंग को परावर्तित करेगा तो पीला दिखेगा। तो हरी घास हमें हरी क्यों दिखती है, क्योंकि ये हरी घास जो होती है हरे रंग को परावर्तित कर देती है, इसीलिए हमें हरे रंग की घास दिखाई देती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों तक परावर्तित कर देती है। अगर यहीं पे गुलाब होता तो ये लाल रंग को परावर्तित करता तो हमें लाल दिखता। अगर ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, किसी को परावर्तित नहीं करता, इसलिए काला दिखता है। अगर हम व्हाइट बोर्ड की बात करें तो ये सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, सारे रंग परावर्तित कर देता है, जिससे हमें ये कैसा दिखाई देता है, सफेद। चलिए दोस्तों सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है दोस्तों, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो समतल दर्पण की बात करें दोस्तों, तो समतल दर्पण एक प्लेन मिरर होता है जिसका एक साइड कलई होता है। तो अगर इस प्लेन मिरर की बात की जाए तो इसका देखिए कहीं पे कर्व दोस्तों नहीं बन रहा। अगर कर्व कहीं नहीं बन रहा तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि कहीं कर्व नहीं बन रहा है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा तो इसका फोकस भी इनफाइनाइट होगा। जब फोकस इनफाइनाइट होगा तो फोकस दूरी भी इनफाइनाइट होगी। और अगर सी इनफाइनाइट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, तो रेडियस भी आपकी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पे देखिएगा यही पूछा गया कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट होता है, फोकस भी इनफाइनाइट होता है तथा फोकस दूरी भी इनफाइनाइट होती है तथा वक्रता त्रिज्या भी इनफाइनाइट होती है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। आठवें प्रश्न पे आइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायता करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यानी ये पूछ रहा है दोस्तों कि अनुप्रस्थ तरंग में इनमें से कौन सी परिघटना होती है, केवल अनुप्रस्थ तरंग में। तो केवल अनुप्रस्थ तरंग में परिघटना होती है ध्रुवण। ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ में होती है, जिससे यह पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए दोस्तों नौवें प्रश्न पे आते हैं। नौवां प्रश्न हमारा है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा जो इंद्रधनुष बनता है तो बारिश के बाद जब प्रकाश किरणें बारिश की कुछ बूंदों जो कि हमारे वायुमंडल में ही रह जाती हैं, उनसे जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो इस बूंद से, इस जो जल की बूंद है, जब इससे प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो प्रकाश किरणों का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। वर्ण विक्षेपण होने के बाद सारे रंग, सातों रंग अलग अलग बढ़ जाते हैं, तो इसी कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये कारण है दोस्तों वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण के लिए परिघटना यहाँ पे वर्ण विक्षेपण होनी चाहिए थे, लेकिन वर्ण विक्षेपण के साथ साथ दोस्तों अपवर्तन भी होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है। तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में पूछा गया दोस्तों, तो अवतल लेंस बनाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अवतल लेंस, ये तो आपका उत्तल हो गया। अवतल लेंस बनाते हैं, अवतल लेंस बनाते हैं। अवतल लेंस हमारा दोस्तों जिसका बीच का भाग दबा हो, अवतल लेंस होता है। तो अब अगर इसमें प्रकाश आएगा, प्रकाश किरणें आएंगी तो ये प्रकाश किरणों को बिखेरता है यानी ये कौन सा है, अपसारी लेंस है। तो अपसारी लेंस में इधर तो प्रकाश किरणें मिली नहीं
अगर नहीं मिली तो पीछे मिलता हुआ मानेंगे। जब पीछे मिलता हुआ मानेंगे, आभास करेंगे, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि अवतल लेंस से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए 11वें प्रश्न में आते हैं। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो जो सर सीवी रमन थे, इनको जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? प्रकाश की प्रकीर्णन के लिए। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का फैलाव कैसे होता है। लाल का सबसे कम फैलाव होता है, लाल का क्या होता है दोस्तों? कम। और बैगनी का सबसे ज़्यादा फैलाव होता है। तो ये किसने खोजा? ये खोजा सर सीवी रमन ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए 12वें प्रश्न पे आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र सिंह कृपानी ने किया था। ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया? नरेंद्र सिंह कृपानी। अब देखिएगा दोस्तों, हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है किस परिघटना पर काम करता है। तो जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर है, कोई केबल है, तो यहाँ पे जब प्रकाश किरणें या संचार किरणें छोड़ी जाती हैं, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना होती है, जिससे आपकी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। तो किस पे काम करता है? TIR पर। ऑप्टिकल फाइबर TIR पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो अगर व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसके लंबाई के आधे लंबाई का उसे समतल दर्पण चाहिए। जितनी व्यक्ति की लंबाई है, उसकी आधी लंबाई का समतल दर्पण चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। अगर व्यक्ति 10 सेंटीमीटर का है, तो उसे 5 सेंटीमीटर का समतल दर्पण लेना पड़ेगा, यानी व्यक्ति से आधा। चलिए 14वें प्रश्न पे चलते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो जब भी प्रिज्म से प्रकाश किरणें गुजरती हैं, ऐसे प्रकाश किरणें आई, तो ये सातों रंग में बट जाती हैं। तो सबसे ऊपर लाल होता है, इसका विचलन कम होता है, तथा सबसे नीचे नीचे आपका बैगनी होता है, जिससे बैगनी का विचलन ज़्यादा होता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी, कि प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। चलिए 15वें प्रश्न पे आते हैं। 15वां प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है? काला। जबकि पृथ्वी से कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी से आपको नीला दिखाई देता है। अब नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बैगनी और नीले रंग का फैलाव ज़्यादा होता है। फैलाव क्या होता है? फैलाव यानी प्रकीर्णन। फैलाव यानी प्रकीर्णन। प्रकीर्णन 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 ज़्यादा होता है, तो इसलिए पूरे आकाश में फैल जाते हैं। तो हमें पृथ्वी पर से आकाश नीला दिखता है, लेकिन अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है? काला। पृथ्वी से नीला, प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन अधिक होता है बैगनी नीले का, इसलिए नीला पृथ्वी से, और अंतरिक्ष से काला। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है दोस्तों, कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। जो प्रकाश का रंग होता है, इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। यानी प्रकाश किस कलर का होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तरंग दैर्ध्य। क्योंकि सभी रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, तो तरंग दैर्ध्य डिसाइड करता है। चलिए 17वें पे आते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करना है? आवर्धित और आभासी। आवर्धित का मतलब है बड़ा, और आभासी का मतलब आपका होगा कि प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलेंगी, आभास होंगी। चलिए देखते हैं। पहला है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में आभासी सीधा प्रतिबिंब तो प्राप्त होता है, लेकिन बराबर प्राप्त होता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आवर्धित होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए। समतल में बराबर बनता है, तो ये तो गलत है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें दोस्तों, उत्तल दर्पण की बात करें, तो ये आपका उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में अगर बात करें, तो यहाँ से प्रकाश किरणें आएंगी तो ऐसे बिखर जाएंगी, तो इधर तो कहीं मिली नहीं, तो इधर आभास करेंगे, आभास मिलता हुआ मानेंगे, तो आभासी तो बन रहा है, लेकिन हर स्थिति में यहाँ छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ भी उत्तल दर्पण आपका आंसर नहीं होगा।
अब यहाँ देखिएगा अगला आंसर है दोस्तों अवतल दर्पण। तो आपका अवतल दर्पण आंसर सही है। अवतल दर्पण में हमेशा आभासी और हमेशा नहीं, कंडीशन पे, छठवीं कंडीशन पे आभासी और आवर्तित बनता है। देखिएगा दोस्तों, ये आपका हो गया अवतल। तो जब ऐसे प्रकाश किरणें आएंगी, तो जब एफ और पी के बीच में कोई वस्तु रहेगी तो ये आभासी उस पार बनेगा, आभासी और बड़ा बनेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी तथा आवर्धित बनता है। ऑप्शन सी अवतल दर्पण। चलिए 18वें प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखता है? तो अभी हमने पीछे बताया दोस्तों कि नीले तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, इसलिए हमें पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो हमारा देखिएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जब वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश गमन करता है, तो जो बैंगनी और नीली प्रकाश किरणें होती हैं, उनका तरंग दैर्ध्य लघुत्तर होता है। लघुत्तर यानी छोटा होता है, कम होता है, जिससे उनका प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, फैल जाती हैं, इसीलिए आपका नीला आकाश दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन अधिक, तरंग दैर्ध्य कम। चलिए 19वें प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है दोस्तों कि मृगमरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? मृगमरीचिका यानी रेगिस्तान में पानी का आभास होना या किसी पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होना, यही है मृगमरीचिका। तो ये TIR के कारण बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आपकी मृगमरीचिका का निर्माण होता है। चलिए 20वें प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी गई है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो समतल में तो बराबर बनता है, ये तो आंसर होगा नहीं। अगर उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, तो ये आपका उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, तो यहाँ आपका हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा बी। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसी छवि बनती है? हमेशा छोटी छवि बनती है उत्तल दर्पण में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। यानी ये सीधा सीधा दोस्तों पूछा जा रहा है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल हरा नीला आपके प्राथमिक रंग होते हैं। लाल हरा नीला आपके प्राथमिक रंग होते हैं। कौन कौन से? लाल हरा नीला। साइंस की दृष्टि से लाल हरा नीला आपके प्राथमिक रंग होते हैं। चलिए दोस्तों 22वें प्रश्न चलते हैं। पेरिस्कोप परिदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पेरिस्कोप दोस्तों परावर्तन पर काम करता है। पेरिस्कोप किस पे काम करता है? परावर्तन पर। जब पनडुब्बी जल के नीचे होती हैं, तो जल के ऊपर जहाज को देखने के लिए पेरियोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिसमें 45 अंश पे 2 दर्पण लगे होते हैं और इन्हीं में परावर्तन की परिघटना होती है, जिससे ऊपर सतह, जल के सतह के ऊपर जहाजें दिखाई देती हैं। चलिए दोस्तों अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका है 23वां प्रश्न है, प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी ये ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अभी हमने पीछे देखा दोस्तों पूर्णांतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। खोजा किसने? नरेंद्र सिंह कृपानी ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां हमारा 24वां प्रश्न है दोस्तों, ल्यूमेन एकक है, यानी ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 25वें प्रश्न पे आते हैं। 25वां प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त क्यों किया जाता है? तो जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, खतरे के लिए हमेशा लाल ही रंग लगाया जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सर्वाधिक होता है, जिससे इसका फैलाव यानी प्रकीर्णन, फैलाव जो होता है कम होता है। फैलाव क्या होता है? कम होता है, जिससे यह आसानी से दूर भी स्थित व्यक्ति को दिखाई देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है तथा प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए ट्रैफिक लाइटों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 26वां प्रश्न है, इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR पर काम करता है। ठीक है, इंडोस्कोपी हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन का पता लगाने के लिए, स्थिति पता लगाने के लिए इंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। 27वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें
उच्चतम ऊर्जा होगी। तो नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, उच्चतम ऊर्जा होती है नीले प्रकाश में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वाहन में पीछे देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाहन में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। क्योंकि हमें प्रतिबिंब छोटा देखना होता है तो कौन सा दर्पण अपनाएंगे? उत्तल दर्पण। साइड व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 29वां प्रश्न है दोस्तों, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करते हैं? तो संक्रमण आयन जो होते हैं, संक्रमण आयन दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करते हैं। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो परमाणु घड़ी सीजियम पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? सीजियम पर। हमारा आंसर हो जाएगा अभी सीजियम। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो ओजोन परत हमारी रक्षा परावैंगनिक किरणों से करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।